इलेक्शन में तरीके इंसाफ को कायम रखने का एक मंसूबा है और सिर्फ ये कि किसी तरह तरीके इंसाफ को अपनी जायज हक से दूर रखा जाए। बदकिस्मती है कि इस किस्म के इल्ज़ाम लगाए जाते हैं जिनका कोई सिर पैर नहीं है, उनका कोई बुनियाद नहीं है। अगर हर सियासी जमात एक दूसरे को गद्दार कहेंगे तो कुफर कहेंगे तो हम कैसे एक पाकिस्तान होके इस मुल्क को चलाएंगे। बहुत ही अच्छा हुआ कि आज सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें ये बेल ग्रांट की है। 4 माह से ज्यादा उन्होंने जेल में गुजारे, वो बिल्कुल बेकसूर थे। वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। मुश्किलात से दो चार पीटीआई के हक में आज दिन में सुप्रीम कोर्ट से दो बड़े फैसले आए, लेकिन अब से थोड़ी देर पहले ईसीपी ने पीटीआई को आज मिलने वाली अदालती रिलीफ को तकलीफ में बदल दिया है। ईसीपी ने पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को कलादम करार दे दिया है और अब पीटीआई के पास बल्ले का इंतखाबी निशान नहीं रहा है। पीटीआई जिसको आज इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड देने के लिए अदालत ने ईसीपी को हुक्म दिया था और कायम मुकाम चीफ जस्टिस ने ईसीपी को अहकामात दिए कि वो तमाम आईजीज उनको कहा जाए कि तहरीके इंसाफ के उम्मीदवारों को तंग ना किया जाए। अब ईसीपी के फैसले के बाद क्या उस पर अमल दरामद हो पाएगा? यहाँ ये सवाल भी है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलादम होने से क्या इमरान खान फिर से चेयरमैन है या नहीं? पीटीआई अपने उम्मीदवारों को कागजात नामजदगी ना मिलने, जमा ना कराए दिए जाने और छीन लिए जाने की शिकायत कर रही थी और अदालती फैसले के बाद उसके लिए ज़मीनी हकायक बदलने की तवक्को भी की जा रही थी। अब इस फैसले के बाद वो सूरत हाल क्या यकसर तब्दील हो जाएगी? आज सुप्रीम कोर्ट से ही साइफर केस में बानी चेयरमैन पीटीआई और वाइस चेयरमैन की जो जमानतें हैं वो भी मंजूर हुई हैं। ताहम इस केस का ट्रायल जारी रहेगा और मुल्जिमान के अदम ताउन की सूरत में सुप्रीम कोर्ट की दी गई जमानत मनसूख भी हो सकती है। मजीद ये कि इस जमानत के बावजूद बानी चेयरमैन पीटीआई की जेल से रिहाई नहीं होगी क्योंकि वो नैब के 2 केसेस में अब गिरफ्तार हैं। अब इस सूरत हाल में शाह महमूद कुरैशी की मैदान में वापसी पीटीआई के लिए क्या अच्छा शगुन साबित हो सकती है? खासतौर पर ईसीपी के फैसले के बाद क्या सूरत हाल में पार्टी का अगले लाहे अमल क्या होगा, इस पर डिस्कशन करेंगे। हमारे कुछ ही देर में जो है वो पीटीआई से अजहर सिद्दीक साहब मौजूद होंगे, साथ ही साथ हमारे साथ अली गौहर बलोच साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक है और कुछ ही देर में हमें फैसल करीम कुंडी साहब भी ज्वाइन करेंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है और इस वक्त हमारे साथ मौजूद भी हैं। अच्छा अली गौहर साहब, आपकी तरफ मैं आती हूँ, लेकिन पहले ज़रा मैं कुंडी साहब की तरफ चलती हूँ। कुंडी साहब, ये जो आज पीटीआई के साथ हुआ ये माजी में आपके साथ भी हो चुका है, ये माजी में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के साथ भी हो चुका है। आई मीन विद बाय ऑल नो मीन्स मैं ये नहीं कह रही कि इट इज़ जस्टिफाइड एंड 2 wrongs मेक अ राइट, लेकिन क्या आप ये नहीं समझते कि जो आज का ये इकदाम हुआ है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, इसने इट हैज़ ओपन्ड द फ्लड गेट्स ऑफ हॉर्स ट्रेडिंग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नहीं समझता कि इलेक्शन कमीशन ने जो आज फैसला किया है पीटीआई के जो है वो इलेक्शन को जो है वो नल एंड वॉइड, इंटर पार्टी इलेक्शन को नल एंड वॉइड किया है और उनसे निशान ले लिया गया है। और अभी मैं न्यूज़ में ही देख रहा था कि पीटीआई इसको चैलेंज करने के लिए जा रही है। जब वो चैलेंज कर रही है तो इसका मतलब है कि कोर्ट ने फैसला करना है। अगर कोर्ट ये फैसला बरकरार रखती भी है तो पीटीआई जो है एक और सिंबल के साथ आ सकती है, इसमें हॉर्स ट्रेडिंग नहीं है और एक बड़ी बात नहीं है। अगर आपकी पार्टी के वोटर हैं और आपको कोई वोट कर रहे हैं तो वो किसी भी निशान पे आपको वोट कर रहे हैं। अगर आपकी पार्टी के पास सिंबल ये बैठ रह भी जाते हैं और आपको वोट नहीं करना तो फिर नहीं करना। तो मैं नहीं समझता कि इतनी बड़ी बात है कि आपके पास सिंबल चला जाए, दूसरा सिंबल आएगा और आपके वोटर जो है वो शिफ्ट हो जाएंगे। तो आपके पास जब सिंबल आता है तो आप जब आजकल तो दुनिया टीवी है, मोबाइल, सोशल मीडिया का दौर है, आपके तमाम वोटरों को पता चल जाएगा क्या सिंबल है तो उसको रख दें। माजी में हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ और पीएमएल के साथ ये चीज़। लेकिन जब आप कहें कि हमने इतने साफ और शफाफ इलेक्शन की बात करने वाले अपने पार्टी के अंदर भी अगर इंटर पार्टी इलेक्शन भी जो है वो फ्री एंड फेयर नहीं करा सकते तो फिर इस पर क्या कर सकते हैं? बड़ी माजरत के साथ कुंडी साहब, लेकिन मेरा ख्याल है जिस तरह के पीटीआई के इलेक्शंस हैं उसी तरह के कमोबेश हम सारी पार्टीज वो इलेक्शन देखते हैं। यहाँ कहाँ होता है कि जी प्रॉपरली जो है वो जरदारी साहब के अगेंस्ट कोई कैंडिडेट खड़ा हो या बिलावल साहब के अगेंस्ट खड़ा हो या मरीम नवाज साहिबा के या शहबाज शरीफ साहब के, नवाज शरीफ साहब के। हमारी पार्टीज़ में इलेक्शन इसी तरह होते हैं। ये एक हकीकत की बात है कि इस वक्त
पीटीआई जो है उसके सितारे गर्दिश में है, तो उसकी हर चीज जो है वो ज्यादा स्क्रूटनाइज और माइक्रो मैनेज हो रही है, माइक्रोस्कोपिकली देखी जा रही है। ऑन है मेरा, मैं एग्री करता हूँ आपके साथ, जो है वो आपसे मैं एग्री करता हूँ कि देखें बाकी पार्टीज में जो होता है, पाकिस्तान पीटीआई में कभी भी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के मुकाबले में कोई नहीं आया और ऐसे नहीं है। लेकिन आपने पीटीआई के चेयरमैन को सुना होगा, और मुझे भी अभी याद है कि उन्होंने कहा था कि हमारे पार्टी में 2 दफा से चेयरमैन से तीसरी दफा हमारा चेयरमैन नहीं बनेगा, 2 दफा ही इलेक्ट होगा और तीसरी दफा इलेक्ट नहीं होगा। फिर उसके बाद वही चेयरमैन जो है वो एक्सटेंशन पे बैठा रहे और फिर जिस तरीके से इलेक्शन कराए, तो इनके मुकाबले में आते हैं नहीं आते उनकी अपनी वजह है। हमारी पार्टी में उनका मुकाबला कोई नहीं करता। हमारी पार्टी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं, हम तो उन्होंने नहीं कहा कि मैं 2 दफा होऊंगा और तीसरी दफा नहीं बनूंगा। आप तो ये एक्नॉलेज कर रहे हैं कि आपकी पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है, लेकिन यू पॉइंटिंग फिंगर्स एट अदर्स कि नहीं, डेमोक्रेसी नहीं है हमारी पार्टी के, हमारे पार्टी में जो है वो तमाम को मुतहद करने का जो है वो नाम जो है बिलावल भुट्टो जरदारी है और हमारी पार्टी के चेयरमैन है। हमने ऐसी बातें नहीं की थी। आज अगर ये लोग कहते हैं और पीटीआई के चेयरमैन अगर कहते हैं या पीटीआई के बाकी वो कहते हैं कि बैठे, तो यही लोग थे ना जो कल हमें लान तान कर रहे थे कि हम इनके साथ क्यों बैठे हैं, ये तो चोर हैं, ये डाकू हैं, आज खुद वो कह रहे हैं। आप उनके बेंचमार्क्स में उनको जरूर जो है वो आप उनको जो है वो क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन ये कहना आपकी तरफ से अच्छा नहीं लगता कि वो लोग जो अपनी पार्टी में इलेक्शन नहीं करा सके वो बाकी इलेक्शन क्या कराएंगे। बट चले इस पे और हमने चैलेंज नहीं किया। देखें हमने भी चैलेंज नहीं किया। आप मुझे बताएं क्या किसी पार्टी ने चैलेंज किया है? अपने उनके बानी रुकन ने किया है। अगर प्रोहिबिटेड फंडिंग थी तो अपने बानी रुकन ने किया है। आपकी पार्टी के लोग आपके खिलाफ खड़े हुए हैं, हमने तो नहीं किया, पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं किया, आपकी बानी रुकन है। राइट बिल्कुल ठीक। मैं अभी अज़र सिद्दीकी साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया, उनकी तरफ चलती हूँ। अज़र सिद्दीकी साहब, बहुत सारे सवालात हैं। ऑब्वियसली सुबह जो है वो लगा कि पीटीआई को जो है वो रिलीफ मिल रही है, लेकिन शाम तक वही जो है वो रिलीफ जो है वो एक बड़े धचके में जो है उसकी फ्लिप साइड जो है वो नज़र आई कि सिंबल आपसे जो है वो ले लिया गया। इस पर कुछ देर पहले हमारे एक प्रोग्राम है समर अब्बास साहब के साथ, बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, उन्होंने क्या फरमाया जरा सुन लेते हैं, उस पर फिर आपका पॉइंट ऑफ व्यू लूँगी। अगर वो ये फैसला करते हैं कि सिंबल नहीं देना, तो फिर एक तो सबसे पहला तो जो कत्ल होगा वो मेरा ख्याल है जमहूरियत और एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन का होगा। दूसरी बात यह है कि हमारे पास हक है कि हम फिर उसको चैलेंज करेंगे, तो हो सकता है हम सीधा सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन फाइल कर दें। कि जहां तक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी या सियासी स्ट्रेटजी है, अगर खुदा न खास्ता ऐसा फैसला होता है तो सियासी स्ट्रेटजी भी हमारी तैयार है, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी भी तैयार है और हम उनको भी इम्प्लीमेंट करेंगे। अच्छा अज़र सिद्दीकी साहब, प्लान ए बी सी, ये क्या आपके प्लान हैं? और दूसरा, क्या आप समझते हैं कि जो भी आप प्लान, क्योंकि इसमें कहा जा रहा है कि शायद गालिबन आप सीधा जो है वो सुप्रीम कोर्ट को जो है वो अप्रोच करेंगे। सवाल मेरा ये है कि सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करने से क्या आपको लगता है कि 24 से पहले वो रिलीफ जिसके आप दरकार हैं, जो आप चाह रहे हैं कि आपको मिल जाए, आपका सिंबल वापस मिल जाए और आपके कैंडिडेट्स जो हैं वो बल्ले पर जो है, बल्ले के निशान पर जो है इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हों, 24 से पहले आपको लगता है कि वो रिलीफ मिल जाएगी या वो इंडिपेंडेंस कंटेस्ट करेंगे? और दूसरी चीज़ जो मैं पूछना चाहूँगी वो ये कि इस वक्त फिर चेयरमैन PTI या इमरान खान साहब का इस वक्त स्टेटस क्या है इस इलेक्शन के नल एंड वॉइड होने के बाद? ये इस पे अगर आप जरा कुछ क्लैरिटी दे दें। अच्छा, बहुत शुक्रिया मारिया। एक तो इमरान खान साहब चेयरमैन PTI हैं, जो कि जब तक नए चेयरमैन नहीं आते, इलेक्शन नहीं हो रहे, तो तब तक तो ये मामला बरकरार रहेगा। ये इशू इस वक्त ये नहीं है कि इसको क्या करना या क्या नहीं करना, चूंकि नाअहल हुए हैं इमरान खान साहब तोशाखाना के केस में, तो वो मामला कुछ और हैं। लेकिन एक बात मैं आपके सामने रख दूं, पहली तो बात है ये हमारे लिए अनहोनी बात नहीं है। इलेक्शन कमीशन का किरदार क्या है वो आज की सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग ने सारा कुछ सामने रख दिया है। हमें तो फील्ड नहीं मिल रही। मुझे किसी जगह टीवी चैनल पे मैं गया हूं तो मैंने कहा था ये अब हम इतने खुश नहीं है इस पे, ये तो एक बहुत बड़ी ग्राउंड का दरवाजा एक खुला है। अभी तो ग्राउंड में उतरना है, फील्डिंग करनी है, हमने खेलना है, बैटिंग करनी है हमने। अभी तो बहुत सी बातें अभी पड़ी हैं। ये तो एक छोटा सा एक रिलीफ मिला है। और लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले में और खासतौर पर जस्टिस अख्तर मिल्ला के फैसले में जो हम बात करते आए हैं कि फील्ड और लेवल प्लेइंग फील्ड, अब क्या रह गया? अब तो कोई डाउट रह ही नहीं कि दूसरी राय रह ही नहीं गई कि जितने मेंबर्स थे जिन्होंने चैलेंज किया था उनमें से कोई भी पार्टी का मेंबर नहीं था। अब रिकॉर्ड के ऊपर एक एक चीज आ चुकी हुई है, कौम को पता चल चुका हुआ है। सिर्फ आप इतना देख लें कि वो फैसले की पजीराई सुप्रीम कोर्ट की पूरी दुनिया के अंदर मिली और बड़ा अप्रिशिएट किया गया है
कि हमारी अदालतों ने, कुछ लोग इसको समझते रहे कि शायद अपना सुप्रीम कोर्ट ने फॉर द टाइमिंग रिलीफ दिया। देखिए, इशू फॉर द टाइमिंग रिलीफ का नहीं है, हमारा मामला बड़ा सीधा है। हम आइन और कानून की पालादस्ती की बात करते हैं, और अब ये तो बड़ा वाज़ेह तौर पर आ गया कि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला लेके जाएंगे। हाई कोर्ट की निस्बत, वैसे मैं बताऊं, हाई कोर्ट में भी 2 चीजें अभी पेंडिंग पड़ी हैं पेशावर हाई कोर्ट के अंदर, तो वहां पर मामला शायद अभी ना लेके जाए। स्ट्रेटेजी जो प्लान A, B और C है। और दूसरी बात है, हमें 24 की परेशानी नहीं है। नॉमिनेशन पेपर दाखिल करते हुए आपको पीटीआई किसी को भी पार्टी टिकट नहीं देना होता। पार्टी टिकट की आखिरी जो डेट है वो 13 जनवरी को फैसला करना होता है, जो सिंबल देने होते हैं। उससे पहले हमने पार्टी टिकट की जमा करवाने होंगे उन लोगों के, वो सबके पार्टी टिकट जमा हो जाएंगे। तो इसलिए हमें कोई परेशानी नहीं है। हमें जो सबसे बड़ी जो अपना रिलीफ और साय है, जो हमें बहुत खुशी इस बात की है कि जो हम बात करते रहे, मैं आपके प्रोग्राम में मैं कहता रहा, हमारे पीटीआई के, हमारे पीपल्स पार्टी के दोस्त किरदार के हवाले से। बट अजीज साहब, क्विकली एक चीज बता दीजिए। मैं भी आपके आने से पहले कुंडी साहब से पूछ रही थी, माजी में ये PMLN के साथ भी हुआ, माजी में ये पीपल्स पार्टी के साथ भी हुआ, सिंबल्स चेंज भी हुए, लेकिन डोंट यू थिंक कि दिस ओपन्स, या अपनी तरफ से जो है वो कोशिश की गई है कि फ्लड गेट्स ऑफ हॉर्स ट्रेडिंग जो है उनको परवान चढ़ाया जाए, क्योंकि आसान हो जाएगा ना कैंडिडेट्स को इस तरह मैनिपुलेट करना एज इंडिपेंडेंट। अच्छा, देखिए, आप जो बात कह रही हैं, आपकी उस बात में बहुत वजन है। मैं आपको कहूं कि आपकी बात में वजन नहीं है, बहुत वजन इस कॉन्टेक्स्ट में है कि आपको पता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 63 का जो फैसला है ना, उसने दरवाजे बंद कर दिए थे। और मैं चाहूंगा कि इस वक्त बैठकर अब ये तमाम सियासी जमातें भी इस बात का इयादा करें कि इस तरह का कोई भी मैनिपुलेशन में साथ नहीं देंगे। ये बैठकर कौम से वादा करें कि इस तरह के किसी फ्रॉड का, इस तरह की सियासी जमात को नुकसान पहुंचा के आप कहें कि जनाब वो आजाद उम्मीदवार हमारे साथ खड़े हुए हैं, हमारे साथ आगे हैं। स्ट्रेटेजी क्या होती है वो इसको मैं विशफुल थिंकिंग जरूर कह सकती हूँ, हमारी सियासत में इसको मैं विशफुल थिंकिंग जरूर कह सकती हूँ। प्रिंसिपल्ड पॉलिटिक्स नहीं होगी, आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। तो वो जब आजाद उम्मीदवार उनके जो है वो जमीर जागेंगे और वो जाके लेफ्ट राइट खड़े होंगे, तो फिर यही कहा जाएगा जी इनके तो जमीर जागे और ये आगे ना। खैर, मैं जरा मैं इजाजत दीजिए, मैं जरा अली गौर साहब की तरफ चलती हूँ। अली गौर साहब, क्या आज आप ये कहेंगे कि तराजू के पलड़े जो हैं वो बराबर हो गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात तराजू के पलड़ों की नहीं है। अदर सदीक साहब अभी बात कर रहे थे आइन और कानून की बालादस्ती की, कि वो आइन और कानून की बालादस्ती पे यकीन रखते हैं। ये कानून और आइन की बालादस्ती के लिए ही तो इन्होंने 9 मई का वाक़या किया था। वो कानून की बालादस्ती के लिए इन्होंने जो था वो शोदा के मुजस्मे भी जलाए थे, कोर्ट कमांडर हाउस को आग भी लगाई थी, कानून और आइन की बालादस्ती के लिए धरने दिए थे, कानून और आइन की बालादस्ती के लिए इन्होंने मतलब है कि वो बहुत सारे कारनामे, इन्होंने जो PTV के ऊपर हमला किया था वो भी कानून और आइन की बालादस्ती के लिए किया था। फिर इन्होंने कौमी असम्बली के जो जंगले तोड़े थे वो भी कानून और आइन की बालादस्ती के लिए तोड़े थे। इन्होंने कानून और आइन की बालादस्ती के लिए बहुत बड़े बड़े काम किए। सिद्दीक साहब, आपसे गुजारिश है कि जरा अली गौर साहब को बात कंप्लीट करने दीजिए, क्योंकि इस तरह आवाज ओवरलैप होगी और किसी को कुछ समझ नहीं आएगी। जी अली साहब, प्लीज कंटिन्यू। देखें डॉक्टर साहब, अगर मेरी बारी में किसी ने बात करना है तो उससे बेहतर है कि मैं खामोश बैठूं। आप नहीं, बात आपका टाइम है। तो ये तो डेकोरम नहीं है कि फिर मैं तो खामोश नहीं बैठूंगा फिर इनकी बारी में। अगर ये बोलेंगे, क्योंकि इनके पास दलाइल तो होते नहीं है। इन्होंने सिर्फ ये होता है कि जो अगला बंदा इनको एक्सपोज कर रहा है और इनकी जो ये झूठ बोलते हैं प्रोग्राम में बैठ के, तो इनमें इतना वो सब्र भी नहीं है, इतना हौसला नहीं है कि ये बात सुन सके। तो इधर से अंदाजा कर लें कि ये किस कानून और आइन को मानते हैं, जिन्होंने पाकिस्तान को आग लगाई, जिन्होंने पाकिस्तान में इंतशार फैलाया, जिन्होंने पाकिस्तान के आइन और कानून की बालादस्ती के लिए डिप्टी स्पीकर के जरिए असम्बली तोड़वाई और कानून और आइन की धज्जियां उड़ाई, वो भी इन्होंने कानून और आइन की बालादस्ती के लिए वो सब कुछ इन्होंने किया था। और मतलब है कि और फिर एक 15 मिनट के प्रोग्राम में या खामोशी से दूसरे की बात कानून और आइन की बालादस्ती के लिए नहीं सुन सकते। ये इनकी जरा
अंदाजा करें जरा इनके मिजाज का, इनकी हैसियत का। दूसरी बात ये है, नहीं वो बात तो अब आप भी नहीं कर सकेंगे प्रोग्राम में। अगर ये प्रोग्राम फिर इसी तरह चलना है, फिर सिद्दीक साहब प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है इस तरह ना करें, तो फिर इसी तरह से ही चलेगा। इस तरह एक दूसरे की बात में मेरा ख्याल है इंटरफेयर ना करें। ये अगर अपनी जुबान बंद नहीं कर सकते तो आपके पास सिस्टम है, आप इनका मुंह बंद करें। सिद्दीक साहब गुजारिश है आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज, क्योंकि इस तरह अच्छा नहीं लगता। वो आपकी बारी में बिल्कुल नहीं बोले। पहली बात तो ये है कि एक दहशतगर्द पार्टी के नुमाइंदा को प्रोग्राम में मेरा ख्याल है सियासी पार्टियों के साथ बिठाना भी जाती है। फिर आप तहरीके तालिबान का नुमाइंदा भी एक बिठाया करें अपने प्रोग्राम। इन वो लोग जो कि दहशतगर्दों की पार्टी है उसके नुमाइंदे आप बिठाते हैं टॉक शोज में लाके, जिन्होंने पाकिस्तान को जलाया है, जिन्होंने पाकिस्तान में आग लगाई है, उनका कंपैरिजन। ये एक बड़ी स्वीपिंग स्टेटमेंट है, बड़ी स्वीपिंग स्टेटमेंट है। आपके पास 16 में आपकी हुकूमत थी, अगर आप दहशतगर्द उनको डिक्लेयर करना चाहते तो आप कर देते, आपके पास ये प्रेरोगेटिव था। आप 9 मई के वाकयात को दहशतगर्दी नहीं समझती डॉक्टर साहब? 9 मई की वाकयात बिल्कुल दहशतगर्दी है, लेकिन आप एक पार्टी को दहशतगर्द पार्टी तो नहीं उसके बेसिस पे कह सकते ना। अगर ये करना था तो आपके पास हुकूमत थी ना, आपके 16 माह की हुकूमत ही प्रेरोगेटिव था, आप कर लेते। 16 माह की हुकूमत के अंदर हमने इन 9 मई के जिन्होंने वाकयात किए हैं वो अब उस प्रोसेस से गुजर रहे हैं अलीगढ़ साहब, शायद आपको ये अच्छी तरह पता है कि अगर एक पार्टी को डिक्लेयर करना है टेररिस्ट पार्टी तो वो कैबिनेट के पास प्रेरोगेटिव होता है, जो आप लोगों की थी। अगर आप करना चाहते तो आप कर देते। तो मैं ये बात कर रही हूँ, कौम के पार्टी तो कलादम नहीं हो रही ना जी, पार्टी तो टेररिस्ट पार्टी नहीं है। और ये आज का नहीं है, जब अदालतों का क्या, अदालतों के जरिए ही इनको पहले सहूलतकारी मिलती रही है ना। साकिब निसार के टाइम में अदालतों के जरिए इनको, वो बंदयाल साहब के टाइम में मिलती रही है, अदालतों के जरिए इनको खोसा साहब के टाइम से मिलती रही है। तो ये छलांगे किस लगाते हैं ये कानून और आइन की बालादस्ती के जो भाषण देते हैं इधर बैठकर, ये ऐसे जैसे दूध के धुले हुए। आज तक इन्होंने जब आरटीएस सिस्टम बंद किया था वो भी कानून और आइन की बालादस्ती के लिए बंद किया था। जब इन्होंने अपने सियासी मुखालफिन को दीवारों के अंदर चलवाया था, जेलों में बंद करा के उनकी पार्टी के लोगों को दूसरी पार्टियों में, अपनी पार्टी में शामिल किया था, वो भी कानून की आइन और आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। बिल्कुल गलत था जब लोगों को अपनी पार्टियों में, जब जहांगीर तरीन साहब का जहाज इस्तेमाल हुआ था, बिल्कुल गलत इस्तेमाल हुआ था, बिल्कुल गलत था। जो सेनेट में आप लोगों के साथ हुआ, जो टिकट्स लोगों को दी, उसके बाद वो इंडिपेंडेंट हो गए, वो भी बिल्कुल गलत था। अगेन उसी बात पे आती हूँ, आज अगर यहाँ पे लेट्स सपोज इन लोगों को कंटेस्ट करना पड़ता है एज इंडिपेंडेंस, और आपको पता है, आपने खुद ही बात, इंडिपेंडेंस को जो है वो अपनी तरफ जो है वो मैनिपुलेट करना या उनकी आर्म ट्विस्टिंग बहुत आसान हो जाती है। आपको नहीं लगता कि जो आज का फैसला है, अगर ये इस पे ये बरकरार रहता है तो इससे हॉर्स ट्रेडिंग बढ़ जाएगी? देखिए, बात असूली तौर पर ये है कि ये फैसला इलेक्शन कमीशन का, और जिस तरह से पहले कुंडी साहब ने भी बात की है कि ये हमने तो इनको चैलेंज नहीं किया, हम तो एक पॉलिटिकल पार्टी की हैसियत से इलेक्शन में उतर चुके हैं, इलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा है। और जाहिर है कि जब आपने सेनेट का खुद ही आपने हवाला दिया है, तो सेनेट में जो कुछ हुआ था वो आपने देखा था कि हमारे साथ क्या हुआ था, फिर किस तरह से हमारे लोगों को कितनी पलड़े बराबर हो गए फिर था। देखिए, अदालतों के फैसले हैं, ये एक प्रोसेस है, ये उस प्रोसेस का मतलब है कि इनके पास फॉर्म मौजूद है। जिस तरह से कि वो कुंडी साहब ने भी बताया है, आप भी कह रही थी, अदर सिद्दीक साहब भी कह रहे थे कि अदालतों में या प्रॉपर फॉर्म पर जाएंगे, अगर इनको कोई निशान मिलता है तो हमें तो इतराज है ना, हमने तो इतराज नहीं उठाया कि इनको निशान ना मिला जाए या मिला जाए। अगर इतनी दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के बाद भी इनको इलेक्शन प्रोसेस में का हिस्सा एक पार्टी ने बनना है, तो हमें तो नहीं, वो अकबर एस बाबर साहब का तल्लक पीएमएलएन से भी नहीं है, पीपल्स पार्टी से भी नहीं है, जेयूआई से भी नहीं है, एमक्यूएम से भी नहीं है, इन्हीं की पार्टी के बानी रुकन है। उन्होंने कहा अच्छा उनकी बात छोड़ दे, जो हालिया अभी सदाकत अब्बासी ने बातें की, जो उस्मान डार ने बाहर आकर बातें की, इनके दीगर बहुत सारे लोगों ने बातें की, उनका ताल्लुक भी हमारी पार्टी से नहीं है और ना ही उन्होंने हमारी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है। उन्होंने भी इनका कच्चा चिट्ठा खोला है कि उन्होंने किया। हमारी बात की इनको तकलीफ होती है अगर हम इनको दहशतगर्द कहें। अपनी पार्टी के लोगों ने जो इनकी टीम का हिस्सा थे, जो इस सारे खिलवाड़ में शामिल थे, जब उन्होंने बात की उस बात की तकलीफ इन्हें कोई नहीं होती। अगर हम कह रहे तो फिर इनको कानून और आइन की बालादस्ती नजर आ जाती है।
आपका पॉइंट आ गया। एक छोटी सी ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक 2 को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज दिन में पीटीआई की फेवर में जो है वो सुप्रीम कोर्ट से बड़े इंपॉर्टेंट जो है रिमार्क्स आए, बड़े इंपॉर्टेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो है वो अहकामात आए। उस पर शोएब शाहीन साहब जो है वो क्या कह रहे हैं, ज़रा वो सुनते हैं, फिर कुंडी साहब की तरफ जाऊँगी। कमीशन को, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी के साथ कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आर्टिकल 218 सब आर्टिकल 3 के तहत वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए, और आर्टिकल 200 के तहत 220 के तहत पाबंद है तमाम इदारे कि वो फैसिलिटेट करें और असिस्ट करें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। और अगर इलेक्शन कमीशन ऑर्डर नहीं करता, आज ही वो ऑर्डर मिल जाएगा उनको, 2 दिन का उनको टाइम दिया है कि ऑर्डर पास करें, नहीं करते तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगी। कुंडी साहब, ऑनरेबल कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं वो सर आंखों पर, और बिल्कुल ठीक बात की है कि जी अगर कोई नहीं फैसिलिटेट कर रहा तो उनको जो है वो फैसिलिटेट करना चाहिए, अहकाम जिस किस्म के दिए हैं। बट ये तो चले, एक हो गई प्रिंसिपल स्टांस। अब ज़रा ग्राउंड रियलिटीज़ पे आते हैं। क्या ये अहकामात वाकई ही इम्प्लीमेंटेबल हैं? जब कि हमने देखा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अगर निगरान हुकूमत को लिखती है कि जी DC इस्लामाबाद चेंज किया जाए, IG इस्लामाबाद जो है वो चेंज किया जाए, तो उस पर दीज ऑर्डर्स फॉल ऑन डेफ ईयर्स, को सुनता ही नहीं है वहाँ पे। आपको क्या लगता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो अहकामात आए हैं ऑनरेबल कोर्ट की तरफ से, किस हद तक उनको इम्प्लीमेंट करा सकेंगे? देखें, एक तो लेवल प्लेइंग फील्ड की है, और एक देखें इलेक्शन कमीशन के हवाले से हमारे इलेक्शन कमिश्नर के साथ या इलेक्शन कमीशन पे तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह पे है। हमने लेवल प्लेइंग फील्ड की भी डिमांड की है, हम एक्सपेक्ट करें कि वो होगा। लेकिन आपने कहा, देखें इलेक्शन कमीशन ने तो इलेक्शन भी 8 फरवरी को इलेक्शन कराना था, लेकिन ये डेट भी सुप्रीम कोर्ट के कहने पर रख पाई गई, वरना इलेक्शन कमीशन तो डेट ही नहीं दे रही थी। फिर जिस तरीके से हाई कोर्ट से ये चीज़ें आई और फिर सुप्रीम कोर्ट को एक इलेक्शन कमीशन का किरदार अदा करना पड़ा, और दोबारा हमें जो है उन्होंने कहा कि ये जो है इलेक्शन 8 फरवरी के होंगे। कोई जो है वो जो जुडिशल में जो है ROs हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव ROs हैं, उसके ऊपर जो है DROs पे जो है हम कोई जो है डिबेट नहीं करेंगे। लिहाजा इम्प्लीमेंटेशन करना, तो देखें जो चीज़ें इम्प्लीमेंटेशन करवाना चाहती है इलेक्शन कमीशन वो कर लेती है। आप देखें जो सिंध में या बाकी उसमें जो लेटर्स लिखते हैं, जो ट्रांसफर पोस्टिंग उन्होंने किया, क्या उनके कहने पर नहीं हुई? तो जो चीज़ें इम्प्लीमेंट करवाना चाहती हैं वो बिल्कुल कर लेती हैं, जो नहीं करवाना चाहती उसको इसी तरीके से जो है वो लेटरबाजी के जो है ज़ुमरे में ले आती हैं। तो लिहाजा ये चीज़ें जो आप कहें कि जी नहीं कर सकती इलेक्शन कमीशन, बिल्कुल इलेक्शन कमीशन कर सकती है, इम्प्लीमेंट भी कर सकती है। और अगर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, मेरे उस पर तहफ़्फ़ुज़ात हों या ना हो, या उसको मैं मानूँ या ना मानूँ, ये एक और डिबेट है। लेकिन चीज़ ये है कि जो ऑर्डर होंगे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के, उसको तो आपको ऑनर करना पड़ेगा और मानना पड़ेगा, वरना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ही लगेगी। चलें, अज़ीज़ सिद्दीक साहब, बड़े ये तो एक बड़ी उस तरह वो बातें हैं। ऑफ कोर्स कोर्ट की बातें जो हैं, कोर्ट के अहकामात जो हैं वो मानने भी चाहिए, मानने पड़ते भी हैं, बट देन कुछ ग्राउंड रियलिटीज़ भी हैं, कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो जिनका जो है वो एक वाज़ेह तौर पर नज़र आता है कि शायद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे एक प्रेशर नज़र आता है। आपको लगता है कि जो आज ऑर्डर्स आए हैं वो इम्प्लीमेंटेबल होंगे? होने तो चाहिए, लेकिन होंगे? बहुत शुक्रिया डॉक्टर मारी साहब। देखिए, प्रोग्राम में बैठते हुए ना मैं कोशिश करता होता हूँ कि मैं सच्ची बात बताऊं। आपने बड़ी जबरदस्त बात पॉइंट आउट की। आर्टिकल 17 किसी सियासी जमात को दहशतगर्द डिक्लेयर कर, तो कर नहीं सकते आप। मुल्क की सालमियत के खिलाफ उसे डिक्लेयर करें, उसके आप बाकायदा ऑर्डर पास करें, सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर कर दे कि फिर आप जो मर्जी कहें, मुझे कोई एतराज नहीं। दहशतगर्द किसी अपना जमात को डिक्लेयर करना है तो उसके लिए एंटी टेररिस्ट कोड एक्ट मौजूद है। एंटी टेररिज्म कोर्ट में जाएं, जाकर सजा दिलवाएं, दहशतगर्द हो जाएंगे। बाकी कुछ लोगों के निफरादी लोगों ने काम अगर किए हैं तो देखिए उसका हमने ना, हमारा कोई कंसर्न है, ना हमने कोई ठेका लिया। किसी ने अगर अपने तय किया है, बिल्कुल सजा दें, लटकाएं, उल्टा लटकाएं। 6 महीनों से अभी तक सामने अदालत में बैठकर जब उसको गिरफ्तार किया गया था, मीडिया पर सरेआम धमकी दी थी। कौन कहता है उसने नहीं किया? जो इनके लोग जेलों से छूट के आए हैं और आके इंटरव्यू दिए, उन्होंने क्लियरली कहा है कि सरगुना इमरान अहमद न्यादी था और उसके कहने पे सब कुछ हुआ है। इसमें तो कोई ढकी छुपी बात ये जब तक ना
असल में प्रॉब्लम यही है, कानून आता जाता कोई नहीं है। वो भाई अदालत में एविडेंस होगी, एविडेंस होकर सजा होगी, फिर जो मर्जी कहिएगा, मुझे कोई एतराज नहीं उसके ऊपर। लेकिन इस स्टेज के ऊपर शदीद अदालती प्रोसेस चल रहा है, लेकिन आप लोग आपकी पार्टी जब होगा तब देखी जाएगी, जब होगा देखी जाएगी। मतलब ये अगर आप कहें कि जिन लोगों ने किया, आपने तो उन लोगों बेचारों से यार आपको नहीं आता मासूम बच्चों को जिन लोगों ने अलीगौर साहब अब आपसे रिक्वेस्ट है, अब आपसे रिक्वेस्ट है जरा अज़र सिद्दीक साहब को इनकार कर दीजिए, अपना अज़र सिद्दीक साहब को जरा कंप्लीट करने दीजिए ना। अब आपसे सर पे पड़ी है तो अच्छा देखिए मैं बताऊं आपको, प्रॉब्लम यही है, किसी ने कहा कान कुत्ता लेके भाग गया, कान नहीं देखना, कुत्ते के पीछे भाग जाना है हमने। मुझे अफसोस और दुख इस बात का है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन नहीं माने जा रहे। इन्हें कंडेम करना चाहिए इलेक्शन कमीशन के किरदार को। इन्हें कहना चाहिए कि नहीं, एक जमहूरी हुकूमत के बाद है, जमहूरी तरीके से सारे मामला को देखा जाए, सिर्फ एक ही जमात को क्यों निशाना बनाया जा रहा है। कोई काम नहीं इन्होंने किया और ये लगे हुए नजर आ रहा है ना कि इनका नुक्ता नजर क्या है, ये चाहते क्या है। और दूसरा जो है इलेक्शन कमीशन के बारे में देखें, आपको याद है हमारी जंग बड़ी लंबी है। पंजाब असेंबली के इलेक्शन आपको पता, लाहौर हाई कोर्ट ने कहा नहीं कराएंगे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं कराएंगे, फिर इन लोगों ने आपस में मिल मिलाकर आकर क्या कहा, जनाब हल्का बंदियां होंगी। हल्का बंदियों के जस्टिस सईद मंसूर अली शाह का ऑर्डर आपने देख लिया, उसमें उन्होंने कह दिया हल्का बंदियों बाद में देखी जाएंगी, पहले इलेक्शन होने चाहिए। तो देखिए ये भी उनके मुंह पे चपेट पड़ गई। और ये बातें जो करते हैं कि हमने असेंबलियां पहले तहलील कर दी, जी हमने कर दी असेंबलियां तहलील, आइन कानून इजाजत देता है। जरा ये बताया ना जरा, इन्होंने 3 दिन पहले असेंबलियां क्यों तहलील की? 3 दिन पहले क्या जवाब था इनके पास असेंबलियां तहलील करने का? इन्होंने 3 दिन पहले असेंबलियां तहलील करके हमारा पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल सच साबित कर दिया और असेंबलियां तहलील हुई, उसी के मुताबिक इलेक्शन हो रहे हैं। असेंबलियां वक्त पे तहलील नहीं हुई, ये भी रिकॉर्ड के ऊपर बात है। और दूसरी अगली बात है कि देखिए हम जो बातें कर रहे थे, हम कोर्टों के फैसले पे अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ। हमने देखा है कि कोर्टों के फैसलों पर अमल दरामद नहीं हुआ। हाँ ये वाला जो है ना इलेक्शन करवाने का 90 दिन वाला, वो जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि करवाएंगे, उस पर ऑर्डर पास हो गया, अब उसी पे मामला चल रहे हैं। लेकिन अभी आज जो है ना इलेक्शन कमीशन ने, आज सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर जारी किए हैं, उसके फौरन बाद इलेक्शन कमीशन ने बता दिया है कि वो किसी को नहीं मानते, वो अपनी मर्जी से। और ये हमेशा से, और हालत देख लें इलेक्शन कमीशन की, क्या रिमार्क्स हैं कि ये फर्दे जुर्म आयद करने के लिए जाकर वहां ट्रायल में, कोर्टों में जाकर ट्रायल कंप्लीट करना चाहो। भाई तुमने साफ साफ इलेक्शन कराने हैं, साफ साफ इलेक्शन के लिए अभी तक क्या इकदाम किए हैं आप देखिए। और देखिए एमपीओ के तहत ऑर्डर जारी हो रहे हैं। किसी सियासी जमात ने इस बात, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कंडेम किया इसको, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग उन्होंने कोई यानी खुदा रहा यार, इलेक्शन शुरू हो गए हैं, सारे काम के लिए जो कुछ हो रहा है, ट्रांसफर पोस्टिंग सारी आपके सामने रिकॉर्ड के ऊपर आ चुका है। अब और क्या रहेगा सीखने के लिए? हम और क्या देखेंगे इस मुल्क के साथ? इस मुल्क के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है 70-75 सालों से, और ये 85 के जो प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, इन्होंने तो मुल्क की तबाही कर दी है और ये लोग जिम्मेदार हैं इस मुल्क को यहाँ तक लाने के लिए। आप बैठेगा खुदा रहा क्या, कुछ नहीं मिलना इनसे। ठीक है, 2013 वाला जो ये प्रोजेक्ट था जिसमें धरने शुरू किए थे आपने, फिर वो प्रोजेक्ट जब लॉन्च किया गया 2018 में, वो प्रोजेक्ट ठीक था, आरटीएस सिस्टम बंद करके लोगों की वफादारियां तब्दील करके वो प्रोजेक्ट ठीक था। तेरा प्रोजेक्ट जो है ना, अगर उस प्रोजेक्ट को मुल्क के ऊपर दोबारा मुसल्लत करके एक दफा से फिर से मैशत का प्रोसेस निकालना है, मुझे बताएं कारगिल किसने किया, मुझे ये बताएं गुलभूषण यादव किसने किया, मुझे बताएं नवाज शरीफ जो अल्फाज पाकिस्तान आर्मी के बारे में रोग आर्मी के अल्फाज इस्तेमाल करता है, कुलभूषण यादव के एक लेजिस्लेशन की असेंबली में किसने पास कराएंगे ना, मैं आपसे उस गद्दार का साथ किसने दिया था असेंबली के अंदर? एड्रेस कर जाएंगे अपने जो इशू एट हैंड है, लेट्स कम बैक टू द मेन इशू। अली साहब आपकी तरफ आ रही हूँ, मुझे ये बताइए कि क्या आप आज ये कह सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिस तरह काम कर रहा है, आप उनकी वर्किंग से बिल्कुल सेटिस्फाइड हैं, आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, आप समझते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज इन कंट्रोल ऑफ थिंग्स एंड इज एग्जर्टिंग हिमसेल्फ प्रॉपर्ली, और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप समझते हैं बहुत मिसाली काम कर रहा है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान? देखिए बात मिसाली की या गैर मिसाली की नहीं है। अगर इलेक्शन कमीशन के साथ किसी पार्टी के भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने उनके साथ इलेक्शन से पहले मीटिंग भी की हैं, अपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार भी किया जाता है। अभी भी ये तमाम मेरी कंस्टिट्यूंसी में आज मैंने अपने पेपर फाइल किए हैं, जितने भी उम्मीदवार गए हैं
रिटर्निंग ऑफिसर्स ने तमाम के कागजात लिए, किसी से छीने नहीं गए कि कोई नहीं, जिसमें बेशुमार लोग पीटीआई की भी थी कागजात जमा करवाने वाले। हमारी कंस्टिट्यूंसी में तो कोई ऐसा इशू नहीं हुआ। तो ये एक मुहिम के साथ झूठ बोला जाता है, प्रोपोगंडा चलाया जाता है कि ये हो गया फलां हो गया। मुझे ये बताएं कि जो अकबर एस बाबर साहब ने इतरादात, कितने साल तक वो फॉरेन फंडिंग का केस लेके वो घूमते रहे और अल्टीमेटली एक्सपोज हो चुके। वो जो स्टेट बैंक ने बताया कि 14 अकाउंट छुपाए हुए हैं, वो गलत बात। अली साहब, पता है प्रॉब्लम क्या है? हमारे मुल्क में प्रॉब्लम ये है कि जिस वक्त आप गवर्नमेंट में होते हैं या आपके साथ जो आप ज़ेरे अताब नहीं होते, तो चीज़ें सारी जो हैं गलत भी हो रही हो ना, वो ठीक लगती हैं। कल पीटीआई ये कर रही थी, आज पीएमएलएन ये कर रही है। मेरा ख्याल है वही जो कुंडी साहब बात कर रहे थे, आई थिंक पीपल्स पार्टी इज द ओनली पार्टी तो ये बात करती है कि ठीक है, लेट्स कॉल अ स्पेड। बाकी तो मेरा ख्याल है आप लोग सिर्फ स्कोर ही सेटल कर रहे होते हैं, अपना स्कोर सेटल कर रहे होते हैं कि कल हमारे साथ हुआ तो आज इनके साथ भी हो। इस वक्त तो निगरान हुकूमतें आप कह रही है कि पीएमएलएन कर रही है, पीएमएलएन क्या कर रही है? निगरान हुकूमतें, हम तो इलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा, जो इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस किया है, तो हम भी बाकी पॉलिटिकल पार्टीज की तरह। निगरान हुकूमत में आपके कितने रेमिनेंट्स है, ये तो मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी और पीटीआई अगर ना भी कहें तो वो सबको वैसे ही नजर आता है। नहीं देखें, वो इस तरह तो मुझे ये बताएं कितने ममालिक हैं जिनमें निगरान हुकूमतें कायम होती हैं, दूसरी हुकूमतों के होते हुए इलेक्शंस होते हैं। ये तो कोई मतलब है कि ये निगरान हुकूमत वाली टर्म भी हमारे मुल्क में आप मुझे खुद बता रहे हैं। माशाल्लाह बड़ी हमारी पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो इतना भी उनमें वो मेरा ख्याल है हमांगी नहीं है कि वो मुल्क के लिए इकट्ठे होके ये एक चीज पे डिसाइड कर सकें कि जो भी पार्टी होगी वो आगे से इलेक्शन जो है वो जाके कराएगी। मुझे ये बताएं जब चेयरमैन पीटीआई इक़्तिदार के घमंड में, जो कि उन्होंने मतलब है कि वो चोर दरवाजे से हासिल किया था, उस वक्त जब शहबाज शरीफ साहब ने मिसाके मईशत की बात की थी, गलत किया, बात का मजाक उड़ाया, गलत किया उन्होंने। उस वक्त हम उनको क्रिटिसाइज करते थे और आज भी क्रिटिसाइज करते हैं। क्यों है? कश्मीर पे उन्होंने गलत किया, सारा गलत किया, लेकिन आपने मेरी बात को इंडोर्स कर दी ना कि आज रोते क्यों हैं। बात यह है कि कल वो एक इक़्तिदार के घोड़े पे सवार थे, आज आप सवार हैं। कुंडी साहब क्या मैं जरा कुंडी साहब की तरफ जाने दें। इलेक्शन प्रोसेस का अभी ये तो इलेक्शन के बाद कुंडी साहब हम इसी चीज में लगता है फंसे रहेंगे कि पलड़े जो है वो बराबर होते रहे। कल अगर मैं ज़ेरे अताब था, आज ये आ जाए और फिर वो जब आएगा तो वो कहेगा जी पहला वाला आ जाए। ये इसी तरह हमारी चीजें जो है वो चलती रहेंगी। तो हम इसी पाकिस्तान की मईशत ने बहुत बड़ा खमियाजा भुगता है और पाकिस्तान मैं कुंडी साहब इस इलेक्टेड हुकूमत को ऊपर मुल्क के ऊपर मैं कुंडी साहब से जरा जवाब ले लूं। कुंडी साहब, मुझे लगता है हमारे में पॉलिटिकल मैच्योरिटी नहीं आएगी। देखिए, इस मुल्क का एक अलमिया बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हम पॉलिटिकल लोग भी अपनी माजी की गलतियों से नहीं सीख सकते। हम माजी में जब हम पीडीएम में थे या इत्तेहाद में थे, हुकूमत में थे, तो जो चीज़ें हम माजी में पीटीआई के चेयरमैन के लिए गलत कहते थे, आज अगर वो मेरे साथ हो रहा है या किसी और के साथ हो रहा है हम कहते हैं नहीं वो ठीक है। लेकिन किसी और के साथ अगर मेरे मुखालिफ के साथ हो तो हम बोलेंगे नहीं वो गलत है। जैसे ये चीज़ ये इस मुल्क का अलमिया है। और इस मुल्क में आप देखें कि आप कुछ सालों में 2-3 सालों बाद जो है कोई मुहिब वतन बन जाता है, कोई गद्दार बन जाता है, किसी के पीछे नैब पड़ी रहती है। किसको आप मुझे बताएं, मियाँ साहब के पीछे नैब कितनी तेज़ी से पड़ी थी कि वो गिरफ्तार करें, उम्र कैद सजा दें, तायात नाहल करें। वही नैब, वही प्रोसिक्यूटर, तकरीबन वही प्रोसिक्यूटर, वही चीज़ें आज खामोश बैठ के यूटर्न मारेंगे, नहीं वो हमने गलत किया था, मियाँ साहब जो बिल्कुल पाक साफ है हमने, ठीक है। लेकिन सवाल ये है कि मेरे टैक्स पेयर पे जिन नैब के लोगों को पैसे मिल रहे हैं, मुलाजमीन को जो ये खेल रहे हैं, सियासत खेल रहे हैं, क्या टैक्स पेयर के पैसों पे क्या उनको सजा होगी कि पिछले जो नैब के लोगों ने गलत काम किया था और मियाँ साहब को गलत दिलवाई थी? ऐवानों में भेजते हैं ना कि आप जाके जब नैब कवानीन चेंज कर रहे हैं तो ये भी चेंज करें, इसमें भी जो है वो अकाउंटेबिलिटी मैं आपसे एग्री करता हूँ। हमारे माजी में भी जब हम ये कर रहे थे और 18 अमेंडमेंट हो रही थी, हम नैब को खत्म करना चाहते हैं क्योंकि नैब हमेशा हम कहते हैं पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल होता है। जब हम अपोजिशन में जाते हैं हम कहते हैं ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, आर्म ट्विस्टिंग कर रहे हैं। लेकिन जब हुकूमत में आते हैं कि नहीं अब मेरे साथ ये नैब हो और मेरे मुखालफिन की जो आर्म ट्विस्टिंग करे,
लिहाजा हमने तो 18वीं तरमीम में भी हमने ये कहा था कि नैब खत्म होना चाहिए। हमारे PMLN के दोस्त नहीं मान रहे थे कि नैब खत्म होना चाहिए। लिहाजा ये चीजें जो है ये अब देखिए मुझे बताएं आज नैब क्या कर रही है, कल क्या करेगी। भी कुछ डिफरेंट थी कुंडी साहब, वरना आप लोग भी इस दफा भी खत्म हमारे पास देखें नहीं डॉक्टर साहब हमारे पास मेजोरिटी नहीं थी। जिसने हमारे पास मेजोरिटी आ जाए हम कानून साजी करने के पोजीशन में आ जाए फिर आप हमसे गिला करेंगे कि आप लोगों ने किया। जब किसी आप इत्तेहादी जमातों में होंगे और आप इत्तेहादी जमातों के मैं अभी की 16 महीने की हुकूमत की बात कर रही हूँ। मैं वही बात कर रहा हूँ, 16 महीने देखें भी आप थे, हुकूमत भी आप थे, नहीं उसमें भी आपके देखिए आप देखें आईनी तरमीम नहीं कर, मैंने अब कहा कि हम 18वीं तरमीम जब कर रहे थे तो हमने PMLN के दोस्तों को कहा कि खत्म होना चाहिए। ये उस वक्त भी एग्री नहीं कर रहे थे, आज भी एग्री नहीं करते हैं। और जब यही केसेस इनके खिलाफ बन रहे थे उस वक्त एग्री कर रहे थे कि हाँ ये तो हमने बड़ी ज्यादती की है। आज ये एग्री नहीं करते हैं क्योंकि आज हमारे जो है ओपोनेंट के खिलाफ हो रहा है। कल हम जब अपोजिशन में जाएंगे फॉर एग्जाम्पल ये जाएंगे बोलेंगे नहीं हमने तो बड़ी गलती की, हमें आपको ये करना चाहिए था। लेकिन अलमिया ये है कि जब हुकूमत में होते हैं आपको कुछ नजर नहीं आता और जब अपोजिशन में जब हम आते हैं फिर हमें सब कुछ नजर आता है कि ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। लिहाजा इस मुल्क का ये अलमिया है, ये चीज़ें हैं जो कि हमें ठीक करनी पड़ेंगी और इस सियासतदानों को ठीक करनी पड़ेगी। वो हम आपसे या किसी और से तवक्को क्यों करेंगे। लेकिन जब पार्लियामेंट जाते हैं कानून साजी करते हैं तो हम इन चीज़ों की कानून साजी करें कि कल हमने भी अपोजिशन में जाना है। जैसे PTI के दोस्त हुकूमत में थे वो कहते हैं हम 10 साल प्रोजेक्ट पे हुए, हमें 10 साल तो कोई हाथ ही नहीं लगा सकता, फिर आगे हम देखेंगे। इनको तो ये सोच ही नहीं थी कि अपोजिशन में जाएंगे और उनको ये दिन भी देखने पड़ेंगे। अब इनको ख्याल आ रहा है कि नहीं हमें तो सियासी जमातों के साथ भी बातचीत करनी थी, हमें इनको चोर डाकू भी नहीं कहना था। आज दोबारा कहते हैं हमें जो हमारे साथ बातचीत करें पोलिटिकल पार्टीज। जब इक़्तिदार में थे तो आप उन पोलिटिकल पार्टीज को क्या कर रहे थे, उनके साथ क्या रवैया आपने इख्तियार किया? आज जो कल मिसाके मईशत की जो है वो दावतें दे रहे थे, आज वो इक़्तिदार के घोड़े पे सवार हैं, तो उनको भी जो है वो चीज़ें नज़र नहीं आ रही। ये मुल्क का अलमिया है और उसी वजह से मेरा ख्याल है मुल्क आगे नहीं जा रहा। ऑन दैट नोट वी गोइंग टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक से हाथ हैं तो गुफ्तगू को यहीं से करते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आजकल आए दिन हम जो देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो क्रिटिसिज्म का जो है वो निशाना बनती है। गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, पाकिस्तान बार काउंसिल, उनके भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात थे। उन्होंने तो ये भी कह दिया कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो इस्तीफ़ा दें, वो उनके जो रोल है उससे बिल्कुल जो है वो उनके रोल से बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज तो वैसे ही आए रोज़ ये कह रही हैं लेवल प्लेइंग फील्ड इलेक्शन कमिश्नर नहीं दे रहा। ऐसे में द $1 मिलियन क्वेश्चन है कि इतने हम इस वक्त जो हैं वो कर्ज़ों में डूबे हुए हैं, हम मकरूज़ हैं इस वक्त दुनिया में, हम जो है वो $1 अरब के लिए जो है वो हम जा रहे हैं और कह रहे हैं अपना केस प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में हम अरबों खर्च करके ये इलेक्शन करवाते हैं और इस इलेक्शन की लेजिटिमेसी जो है उसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। तो इस एक्सरसाइज का क्या फ़ायदा है और कितनी क्रेडिबिलिटी और कितनी लेजिटिमेसी होगी? अपने मेहमानों से भी इस पर पूछते हैं। अल सिद्दीक साहब, ये पूरी एक्सरसाइज करके उसके बाद जब धांधली और इलेक्शन कमिश्नर पे जो है वो इल्ज़ाम लगने हैं, लेजिटिमेसी के इल्ज़ाम लगने हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड के इल्ज़ाम लगने हैं, धांधली के इल्ज़ाम लगने, तो इस पूरी एक्सरसाइज से हमें क्या फ़ायदा होगा? देखिए मैं इसका जवाब पहले मैं सियासी जवाब दे देता हूँ। मैं आपकी इस बात से मोरालिटी में जवाब दे देता हूँ। मैं इस बात करता हूँ बड़ा नुकसान पहुंचाया, हम में चलने नहीं दिया, हमने इसको बादशाहत में कन्वर्ट करने की कोशिश नहीं सोचा कि मुल्क को आगे कैसे लेके चलना। यही वजह है कि यहाँ डिक्टेटरशिप भी रही, वही डिक्टेटर्स के पाँव में जाकर कौन से बैठे रहे। आज जो मर्जी कहते हैं डिक्टेटर की पैदावार है तो हमेशा से एस्टैब्लिशमेंट खिलाड़ी रहे, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। सवाल ये है कि आगे चलना कैसे है, इसका बड़ा सीधा सवाल मैं बता दूं आपके सामने। देखिए हमें मानना पड़ेगा इस बात को। इमरान खान साहब ने देखें इलेक्शन का जब 90 दिन में इलेक्शन नहीं मान रहे थे, आइन कह रहा था, सुप्रीम कोर्ट के कहने पे बैठे, इन्होंने महीनों लगा दिए सारे प्रोसेस के अंदर। वो तो दिनों का काम है, घंटों का काम था, लेकिन नहीं, वो बेवकूफ बनाते रहे कौम को। मैं ना एक और बात कर रहा हूँ, पिछले 5 जून से लंदन में था मैं, तो लंदन में मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो मैंने उस वक्त एक बात कही थी, पाकिस्तान को मिसाके पाकिस्तान की जरूरत है। पाकिस्तान में बैठ के ना एक स्टेट्समैन बन के सोचे, आज बैठ के तय करें कि सिविल लिबर्टीज कैसी होनी है। ये जो कुछ हो रहा है, ये जो इलेक्शन कमीशन किरदार अदा कर रहा है, इसको कंडेम करें, सारे इकट्ठे होकर बाहर निकले कि नहीं कोई भी इदारा अपने। आपके साथ भी यही जो मैं इससे पहले कुंडी साहब से बात कर रही थी, ये आप बातें बहुत अच्छी कर रहे हैं और 100% सही कर रहे हैं,
लेकिन मसला ये है कि हम लोगों को ख्याल आता है जब हम अपोजिशन में चले जाते हैं, तब हमें इन चीज़ों का ख्याल आता है। इमरान खान साहब कहाँ थे स्टेट्समैन, मतलब इवन कश्मीर के मामले पे अपोजिशन के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं थे। देखिए मैं बताऊं डॉक्टर मारिया, कश्मीर वाला मामला जो है ना, वो मैं अभी बात नहीं करना चाहता, क्योंकि आपको पता है वो फॉरेन पॉलिसी का मामला है और हमारी एस्टैब्लिशमेंट का उसमें क्या रोल है। लेकिन उसमें जितने आसान तरीके से इमरान खान साहब केस प्लीड कर सकते थे किया। इस्लामोफोबिया के हवाले से पूरी दुनिया मैं बात कर रही हूँ कि जब वो कैबिनेट, जब मीटिंग बुलाई गई थी, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग बुलाई गई थी, उसमें उन्होंने बैठना गवारा नहीं किया था। मैं अपोजिशन के साथ नहीं बैठूंगा। मिसाके मईशत की बात होती, जो अभी आप बात कर रहे हैं मिसाके पाकिस्तान की, ये तो एनआरओ मांग रहे हैं। तो वो तो हमने देखा ना, सब इसी तरह फिर करते हैं। ना कोई एनआरओ नहीं है, कोई एनआरओ नहीं है मिसाके पाकिस्तान किन इश्यूज के ऊपर। मैं आपकी बात नहीं कर रही, मैं कह रही हूँ जब मिसाके मईशत शहबाज शरीफ ने कहा था, तब बार बार इमरान खान साहब ने कहा था ये तो एनआरओ मांग रहे हैं। मैं ये बात कर रही हूँ स्टेट्समैन कौन बनेगा जिसके पास हुकूमत आती है, कहते हैं इसको विक्टिमाइज करो, जिसने मुझे पिछली दफा जो है वो किया है विक्टिमाइज। नहीं देखिए, वोट को इज्जत दो का बयानिया का नारा लगाया था नवाज शरीफ ने। इमरान खान साहब ने उस बात को प्रैक्टिकली साबित किया। मौका था इनके पास, लेकिन 17 महीने इन्होंने इमरान खान को गिरा के हासिल किया, इस मुल्क की तबाही कर दी। कैसे वोट को इज्जत दो को उन्होंने जो है वो बताया कि इम्प्लीमेंट उसको करके दिखाया। मुझे ये बताइए कि किसने ऑफर की थी बाजवा साहब को कि आप ताहयात जो है वो मनसब ले लें, चीफ रह सकते हैं आप। ये तो सर बात ना करें ना। नहीं मारिया, देखें आपको पता है बाजवा साहब की एक्सटेंशन अपना क्या नून लीग ने की, तमाम सियासी जमातों ने की थी। अगर आप इस बात को लेकर बाद जब एक्सटेंशन खत्म हो रही थी तो पेशकश जो है वो आप ही के थ्रू जो है वो परवेज खटक साहब लेकर गए थे कि जी आपको हम ताहयात जो है वो एक्सटेंशन देने के लिए खान साहब तैयार हैं। वो तो उस वक्त की बात है। परवेज खटक साहब गए थे ना, तो परवेज खटक साहब आज अलग सियासी जमात बनाई बैठे हैं। आप वहाँ समझ सकते हैं कि जो लोग वो बयानिया लेकर चल रहे थे सारे वो बाहर बैठे हुए हैं, जो इस तरह का बयानिया लेके चल रहे थे। इमरान खान साहब चले, परवेज खटक साहब भी गलत हैं, बाजवा साहब के अपने इंटरव्यूज भी गलत हैं, खान साहब ने कोई पेशकश नहीं की, चले वो छोड़ दें उसको। मैं ज़रा अली गौहर साहब की तरफ चलती हूँ। अली गौहर साहब, जब इलेक्शन पे इतने ज़्यादा जो हैं सवालिया निशान हर क्वार्टर से आ रहे होंगे, इस इलेक्शन की लेजिटिमेसी क्या रह सकेगी? और अगेन ये इसके नतीजे में जो हम स्टेबिलिटी चाहते हैं वो कैसे मिलेगी? देखिए बात ये है कि इलेक्शन कमीशन का अभी तो प्रोसेस शुरू हुआ है और कबल वक्त जाहिर है कि वो पॉलिटिकल पार्टीज ख़ास तौर पर ये जो मतलब 9 मई के वाक़यात करने वाले हैं, इनको अपनी ग्राउंड रियलिटी पता है। इनकी पार्टी का जो बेसिक स्ट्रक्चर है ग्रास रूट लेवल पे, वो भी तकरीबन तितर बितर है। तो जाहिर है कि ये ऐसी बातें करेंगे, लेवल प्लेइंग फील्ड की बातें करेंगे। लेवल प्लेइंग फील्ड आपकी बात दुरुस्त है। जब इनको चाहिए था ना कि ये इलेक्शन चुरा के इक़्तिदार में ना आते। अभी ये बाजवा साहब की बात कर रहे थे और कह रहे थे कि जनाब उसमें नून लीग की तरफ ये बात कर रहे थे, जी नून लीग ने भी किया था। असल में वो कानून ये था कि जो उसको एक्सटेंशन देने का इख्तियार है वो प्राइम मिनिस्टर को दिया गया था, जिसमें नून लीग ने वोट किया था। नून लीग ने इजाजत दी थी। एक्सटेंशन जो थी वो जो दूसरी दफा उनको दी थी, चेयरमैन पीटीआई ने दी थी। ये पीएमएलएन की तरफ से, पीएमएलएन के जो बानी है नवाज शरीफ साहब, उनकी तरफ से लंदन से अहकामात आए थे, कोई इस पे सवाल भी नहीं करेगा, एक्सटेंशन देनी है। एक तरफ वोट को इज्जत दो लेके चल रहे थे, दूसरी तरफ ये अहकामात भी आ रहे थे, तो सबने अपना हिस्सा डाला है इसमें। देखिए वो लेजिस्लेशन किस बात पे थी? लेजिस्लेशन इस बात पे थी कि ये अली भाई मेरा ख्याल है मुझे ये बात बहुत दूर तक चली जाएगी। मुझे बताइए लेजिटिमेसी रहेगी इस इलेक्शन प्रोसेस की? मुझे ये बताएं कौन से नवाज शरीफ साहब ने जितनी दफा भी प्राइम मिनिस्टर बने हैं, उन्होंने आर्मी चीफ मतलब है कि उनकी मुद्दत जब पूरी हुई है तो उनका मतलब है कि अपॉइंटमेंट्स की हैं, तो किसी को एक को भी उन्होंने तो अपने टाइम में एक्सटेंशन नहीं दी है। आप देख लें, ये ग्राउंड रियलिटी है। अगर नवाज शरीफ साहब ने वोट को इज्जत दो का नारा अगर उन्होंने लगाया था
तो उसी को उन्होंने फेस किया, उसी को अदालतों के जरिए और एक जुडिशियल एक्टिविज्म के जरिए उनकी हुकूमतों को गिराया गया, इसके बहुत ज्यादा रिबटल्स हैं, लेकिन क्योंकि हम टॉपिक से डाइग्रेस कर जाएंगे, मैं टॉपिक से डाइग्रेस कर जाएंगे, टॉपिक से डाइग्रेस कर जाएंगे। आपके पास आप एक तरफ आप कोर्ट को इज्जत दो के नारे लगा रहे थे, दूसरी तरफ आप एक्सटेंशन दे रहे थे, फिर आप बात करते हैं आप 16 महीने आ भी जाते हैं, बाजवा साहब के साथ बड़ा अच्छा टाइम भी गुजरता है, उसके बाद आपको एहतसाब भी याद आ जाता है। कुंडी साहब आपकी तरफ आती हूँ, इस इलेक्शन की क्या लेजिटिमेसी रहेगी जब इतने सारे सवालिया निशान अभी से जो हैं वो इस पे लग रहे हैं? देखें, बड़ा अफसोसनाक का हमारा कि अगर इलेक्शन पे क्वेश्चन मार्क आ जाते हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी पे अगर सवाल उसमें शुरू हो जाएंगे, तो मैं आपको गारंटी से कहता हूँ, और ये अगर लेवल प्लेइंग फील्ड ना हुई और पॉलिटिकल पार्टीज के तहफ़्फ़ुज़ात इलेक्शन कमीशन ने दूर नहीं किए, तो मैं नहीं समझता कि अगली पार्लियामेंट अगली हुकूमत साल 1.5 साल भी चल सकेगी, क्योंकि ऑन ग्राउंड लोग उसको बिल्कुल कबूल नहीं करेंगे। आज वो ज़माने ख़त्म हो चुके हैं जब आप कहें कि जी सिर्फ आप लोगों को जो है वो वरगला सकते थे। आज सोशल मीडिया का टूल आ गया है, आज प्राइवेट चैनल्स आ चुके हैं, आज बहुत सी चीज़ें आ गई हैं। आपकी 60% ज़्यादा आबादी यूथ की है, आपका 1.5 से 2 करोड़ वोटर यूथ ऐड हो चुका है। तो आज की जो यूथ है, आज की यूथ को आप जो है वो आप उनकी आंखों में धूल नहीं झोंक सकते। आप इलेक्शन की अपॉलोजाइज, हमें प्रोग्राम इधर जो है वो उसको करना है। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। अली गौहर साहब आपका और अज़ीज़ सिद्दीक़ साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। वील सी यू टुमारो। गुड नाइट।